दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने अचानक हमला करके 1400 मासूम इजरायलियों की जान ले ली, 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया, सैकड़ों घरों में आग लगा डाली, औरतों के साथ गलत काम किया। जैसे ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हमास के हमदर्दों ने इसका जश्न मनाया। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप, अमेरिका और भारत में भी एक खास वर्ग को इससे बड़ी खुशी हुई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि हमास को इजराइल में और हिंसा करनी चाहिए थी, मगर जैसा कि डर था वो दिन था और आज का दिन है। इजराइल हर दिन सैकड़ों हमले गाजा पट्टी पर कर रहा है। इन हमलों में हर दिन 300 से 400 फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर वो मासूम बच्चे हैं जिन्हें ना अपना मजहब का पता था और न ही उन्हें किसी लड़ाई से कोई लेना देना था। अपने लोगों की मौत से गुस्साए इजराइल ने 3 हफ्तों में गाजा का बाजा बजा कर रख दिया है। हमास और फिलिस्तीन के हमदर्द जो इजराइल पर हमले के बाद भंगड़ा डाल रहे थे, इजराइल के मासूम बच्चों और औरतों के कत्ल पर सीटियां मार रहे थे, वही लोग आज इजराइल के हमलों पर छाती कूट रहे हैं। इजराइल के हमलों को मानवता का कत्ल बता रहे हैं। जिस दौरान हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये पता लगा है कि 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी ने जिस लड़की को अगवा करके वो ले गए थे, जिसके कपड़े फाड़कर जिन्होंने उस लड़की को गाजा में नंगा घुमाया था, बड़ी वायरल हुई थी वो तस्वीर और वीडियो, उस बेचारी लड़की की सिरकटी लाश मिली। इजरायली सेना बता रही है कि कैसे हमास ने अपनी एक एक दहशतगर्दी को रिकॉर्ड किया है। उसने बताया कि कैसे हमास के दहशतगर्द एक घर में घुसे, उन्होंने कुछ महीने के बच्चे को माइक्रोवेव ओवन में रखकर ओवन ऑन कर दिया। इधर बच्चा ओवन में तड़पता रहा और दूसरी तरफ उन्होंने उस बच्चे की मां के साथ गलत काम भी किया। एक और वीडियो में हमास के इन्हीं जंगली जानवरों ने 90 साल की एक ऐसी महिला को मार दिया जो अल्जाइमर से पीड़ित थी और अपने बेड पर लेटी हुई थी। उन बेचारी को तो यह भी तक पता नहीं था कि वो खुद कौन है, मगर इन जल्लादों ने उस औरत को भी नहीं बख्शा। हमास के वहशीपन की ऐसी एक नहीं, सैकड़ों कहानियां हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हैवानियत के बाद किसी देश का खून नहीं खौलेगा तो क्या होगा? अगर भारत के लोगों के साथ ऐसा कोई कर दे तो क्या भारत उस मुल्क को मिट्टी में नहीं मिला देगा? बिल्कुल मिला देगा। मगर कल तक इजराइल के लोगों की मौत का जश्न मनाने वाले आज इजराइल के बदले पर अपनी पैंट गीली कर रहे हैं। पिछवाड़े पर पड़ते हर एक लठ के बाद मुंह से हाय अम्मी बोल रहे हैं। दुनिया में कोई भी सभ्य आदमी कभी भी दूसरे की मौत का जश्न नहीं मना सकता, न ही किसी की मौत को जस्टिफाई कर सकता है। मगर इतना जरूर साफ कर दूं कि आज जो भी गाजा में हो रहा है, जितनी भी मौतें गाजा में हो रही हैं, उसके लिए इजराइल नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। मार भले इजराइल रहा है, मगर फिलिस्तीन के हजारों बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार हमास है। कैसे, आइए इसी पर बात करते हैं। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका इस वीडियो को शेयर करना हमारी बहुत मदद करेगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले कि हम आगे इस मुद्दे पर और बात करें, आपके फायदे की मैं आपको एक बात बता देता हूं। आज की तारीख में डेटा एनालिस्ट की जॉब हाई डिमांड में है और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 का मोस्ट डिमांड टेक रोल्स में नंबर 1 पे आता है डेटा एनालिस्ट। आप naukri.com जैसे पोर्टल्स पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लाखों वैकेंसीज अवेलेबल हैं डेटा एनालिस्ट के जॉब के लिए और सैलरी भी 7 लाख से लेकर 18 लाख पर एनम और उससे भी ज्यादा है। आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा कोडिंग इन्वेडर्स, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस दिवाली एक बढ़िया ऑफर चल रहा है, 27% फीस में डिस्काउंट है और 100% जॉब असिस्टेंस भी है। करंट प्लेसमेंट स्टैट 93%। बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए इस जॉब ओरिएंटेड डेटा एनालिस्ट कोर्स से आप सीखेंगे बहुत कुछ। ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बस इंग्लिश आती है तो और भी बढ़िया है। ठीक है, तो 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को बढ़िया नौकरी मिली है। तो आप भी अगर डेटा एनालिस्ट की जॉब पाना चाहते हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके कोडिंग इन्वेडर्स में अपने आप को रजिस्टर करिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमास पर बदले की कार्रवाई में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है। अब तक 8,000 फिलिस्तीनी इसमें मारे जा चुके हैं। मरने वालों में बड़ी संख्या छोटे छोटे मासूम बच्चों की है। ये वो बच्चे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं थी। इन्हें ना हमास से मतलब था ना इजराइल से। दुनिया के बाकी बच्चों की तरह भी ये बस पढ़ना और खेलना चाहते थे, अपने माँ बाप का प्यार चाहते थे। मगर इस पूरी लड़ाई में सबसे ज्यादा शिकार यही मासूम बच्चे हुए हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर और समझकर किसी भी इंसान का कलेजा मुंह में आ जाए। हमास से हमदर्दी रखने वाले इसके लिए इजराइल को कसूरवार बता रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि फिलिस्तीनियों की मौत का असल कसूरवार इजराइल नहीं, हमास ही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा अब मैं जो कहने जा रहा हूं, और अगर बात आपको सही न लगे तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी मुझसे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं अब आपको यह मुद्दा समझाने की कोशिश करता हूं। अब सोचिए, फर्ज करिए रात का वक्त है, आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, तभी एक गाड़ी रैश तरीके से आपको ओवरटेक करती है और वो आपकी गाड़ी को साइड से हिट करके टच करके आगे निकल जाती है। आप ये देखते हैं कि उस गाड़ी में कुछ गुंडे टाइप के लोग बैठे हैं, गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा है, शायद उन्होंने शराब भी पी रखी है। आपके साथ आपकी कार में आपकी बीवी और 2 छोटे बच्चे हैं। मैं पूछता हूं, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या अपनी गाड़ी पर थोड़ी सी टक्कर मारने के लिए आप उन गुंडों के आगे अपनी गाड़ी ले जाकर उनसे झगड़ा करेंगे?
नो डाउट आपका ही नुकसान हुआ है, आपको गुस्सा भी आया है, मगर रात के 11-12 बजे सुनसान सड़क पर आप अपनी फैमिली के साथ 5-6 गुंडों से बहस करेंगे क्या? शायद बिल्कुल नहीं। मैं अच्छे से जानता हूं कि आप में से 99% लोग ऐसे मौकों पर अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे, मगर इतनी रात को गुंडों से बहस करके अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को खतरे में नहीं डालेंगे। गाड़ी का 4-5 हजार का नुकसान तो आप फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे, मगर गुंडों से बहस के चक्कर में आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी को खतरे में नहीं डालेंगे। आपके लिए आपकी फैमिली की सेफ्टी आपके नुकसान से कहीं ऊपर है। भले ही गलती उन गुंडों की ही थी, मगर आप किसी भी सूरत में इतनी रात में अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए परिवार को खतरे में नहीं डालेंगे। अब मैं इजराइल को अगर गुंडा भी मान लूं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक पल के लिए अगर मैं उन्हें गुंडा मान लूं, तो मैं हमास के लोगों से पूछना चाहूंगा कि जब तुमने 7 अक्टूबर की सुबह अपने घरों में छुट्टी मना रहे आम लोगों को मारा, अपना त्योहार मना रहे कॉमन लोगों को गोलियों से भूना, तो क्या तुम्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल नाम का ये जो गुंडा है इसका क्या बदला लेगा? अगर तुम्हें हमला इजरायली फौज पर करते, इजरायली पुलिस पर भी करते, तो समझ सकता था, क्योंकि पुलिस और फौज स्टेट होती है। आजादी की किसी भी लड़ाई में दोनों तरफ के लोग आम लोगों को टारगेट नहीं करते, मगर तुमने ऐसा किया, अपने लिए इजी टारगेट चुना। तुमने अपने से इतने ताकतवर दुश्मन के आम लोगों को मारा है। तुम लोग कहते हो कि इजराइल सबसे बड़ा शैतान है, तो तुम्हें क्या ये नहीं मालूम था कि अगर तुम सबसे बड़े शैतान के बच्चों को मार दोगे तो वो कैसा बदला लेगा? वो शैतान जो तुमसे हजारों लाखों गुना ताकतवर है, जो चाहे तो एक दिन में पूरी गाजा पट्टी को मटियामेट कर सकता है। मतलब अगर हमास इस हालत में होता कि अपने हमले के बाद अपने लोगों को बचा पाता, तो भी उसका ये हमला समझ में आता। भाई तुम्हारी औकात नहीं है इजराइल को रोकने की, अपने लोगों को बचाने की। पानी बिजली तुम्हें इजराइल से मिलती है, एक अरब देश तुम्हारी मदद नहीं करता। इजिप्ट की जिस सीमा से गाजा लगता है तुम्हारे लोगों को वो घुसने नहीं देता। इतनी छोटी सी जमीन पर इतने लोग रहते हैं, इसके बावजूद तुम इजराइल को ऐसी चोट करते हो। क्या ये नहीं पता था तुम्हें कि जब तुम खुद किसी से लड़ने के काबिल नहीं हो, अपने लोगों को बचाने के काबिल नहीं हो, एक देश तुम्हारी मदद नहीं करता आगे आके, तो क्यों तुमने इतना बड़ा हमला करके अपने ही लाखों लोगों को मुश्किल में डाल दिया? बताइए। अगर इजराइल शैतान है तो तुमने खुद ये हमला करके उस शैतान को दरिंदगी दिखाने का लाइसेंस दे दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज अगर गजा पट्टी में हजारों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तो उन्हें मार भले ही इजराइल रहा है, मगर उन्हें मरवाया हमास ने है। हमास के हमदर्द कहते हैं कि भैया इजराइल तो अस्पतालों पर हमले करता है, मगर यही लोग इन अस्पतालों के नीचे सुरंगें बनाकर रह रहे हैं, इन्हीं अस्पतालों से अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। अगर इन्हीं अस्पतालों में हमास के आतंकी छिपे हैं तो इजराइल क्या करे? अब या इजराइल अपने हाथ बांध ले कि नहीं भैया अस्पताल पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि वहां आम लोग भर्ती हैं और दुश्मनों के हाथों ब्लैकमेल होता रहे, या फिर वो अनाउंसमेंट करके अस्पताल खाली करवा दे और फिर हमला करे, और आखिर में उसने यही काम किया, उसे यही करना पड़ रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया इजराइल अगर हमले रोक दे तो शांति हो सकती है। अरे मेरे चमन चंपुओं, तुम इजराइल को बोल रहे हो कि वो हमले रोक दे तो शांति हो सकती है? पहले तुम ये बताओ कि क्या हमास के जल्लाद शांति चाहते हैं क्या? हमास के चार्टर में तो साफ लिखा है कि इजराइल से किसी तरह की बातचीत करना टाइम वेस्ट करना है। इजराइल से कोई बातचीत नहीं हो सकती, उसका खात्मा ही इस प्रॉब्लम का एकमात्र सोल्यूशन है। मतलब ये हमास मानता है। ये तो वही बात हो गई कि कोई सीकिया पहलवान खली जैसे से भिड़ रहा है, खली के हाथ लगने पर ही सीकिया पहलवान के कंधे में फ्रैक्चर हो रहा है, उसकी कमर में मोच आ रही है। अब खली इसमें क्या करे? या तो सीकिया पहलवान से लड़ाई छोड़ दे, हार मान ले, या ये कबूल कर ले कि भैया हम दोनों अलग अलग वेट कैटेगरी के पहलवान हैं और मुझे इससे नहीं लड़ना है। हमास की हालत तो ये है कि हर दिन सैकड़ों चांटे भी खाने हैं, खुद तो पिटना है, अपने घर वालों को भी लहूलुहान करवाना है, मगर अकड़ नहीं छोड़नी है। अरे भैया लड़ो, हक की लड़ाई लड़ो, बनता है, कौन रोकता तुम्हें? जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था तो भारत ने भी लड़ाई लड़ी थी, मगर गांधी जी को भी ये पता था कि अगर हमने हिंसा का रास्ता चुना तो अंग्रेजों को कत्लेआम करने का लाइसेंस मिल जाएगा, इसलिए हमने नॉन वायलेंस को हथियार बनाया। यही बात मशहूर पत्रकार स्वामीनाथन अय्यर जी ने इस हफ्ते टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने कॉलम में भी लिखी थी। लेकिन उन्होंने ये भी लिखा था कि हमास के आतंकवादी जिस कट्टर इस्लामी सोच से ड्राइव होते हैं, उन्हें ये नॉन वायलेंस की बात कभी समझ ही नहीं आती। उन्हें हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि वो लड़कर अपना हक पालेंगे, इसलिए आज तक वो इस लड़ाई में कामयाब नहीं हो पाए, और जो जमीन उनके पास थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। दोस्तों, जिस तरह इजराइल ने अपने हमलों की इंटेंसिटी कम नहीं की है, ऐसा लगता है कि वो अभी और कई दिन ऐसे हमले जारी रखेगा। जैसा कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ये लड़ाई हमास को धरती से उखाड़ फेंकने तक चलती रहेगी। इसलिए यही लग रहा है कि इजराइल धीरे धीरे गजा में आगे बढ़ेगा। क्या वो वेस्ट बैंक की तरह गजा में भी अपनी कॉलोनियां बनाएगा? क्या वो फिलिस्तीनियों को पूरी तरह गजा से निकालकर इजिप्ट को मजबूर करेगा कि इन लोगों को अपने देश में ले लो? ये अभी देखना होगा।
बाकी इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना लोकल लोगों को हटाए दुनिया का ताकतवर से ताकतवर देश भी किसी दूसरे देश पर कब्जा करके नहीं रह सकता। अमेरिका को देख लो, इतने साल अफगानिस्तान में रहा, आखिरकार वो तालिबान को नहीं हटा पाया, उसे वापस आना पड़ा। इसी अमेरिका को इराक से भी वापस आना पड़ा था, सोवियत भी अफगानिस्तान से भाग गए थे, अमेरिका को भी वियतनाम से मुंह की खानी पड़ी थी। इसीलिए इजराइल भी फिलिस्तीनियों को गजा में रहते हुए, उनके वहां रहते हुए वहां पर कब्जा नहीं कर सकता। अब देखना होगा कि इजराइल गजा में अपने ऑपरेशन को कैसे बढ़ाता है, मगर अभी जो हालात हैं ऐसा लगता है कि इस खून खराबे का दौर कई और दिनों तक चलने वाला है। इजराइल हमले करता रहेगा, हमास भी जवाबी हमले करेगा। ईरान कई दिनों से इस लड़ाई में कूदने की धमकी तो दे रहा है, मगर अमेरिका के इजराइल के साथ आने के बाद उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो सीधे सीधे इस लड़ाई में कूदे। होगा यही कि ईरान और हमास से हमदर्दी रखने वाले बाकी अरब देश हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के जरिए इजराइल पर हमले करते रहेंगे। चीन और रूस इजराइल को गजा में आम लोगों को न मारने की बात तो वो लोग कर रहे हैं, मगर इस लड़ाई में वो सीधे कूदेंगे, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। आखिर में यह बात जरूर कहूंगा दोस्तों कि जो अरब देश आज इजराइल पर मुसलमानों के साथ अत्याचार का रोना रो रहे हैं, क्या वो खुद बता सकते हैं कि खुद उन्होंने अपने अपने देशों में क्रिश्चियंस और यहूदियों के साथ क्या क्या किया है? एक वक्त मिडिल ईस्ट यहूदियों से भरा हुआ था। अल्जीरिया में एक वक्त पर 1,40,000 यहूदी थे। कहां गए वो यहूदी? इजिप्ट जो इजराइल का पड़ोसी देश है, एक जमाने में वहां 75,000 यहूदी रहते थे। कहां गए इजिप्ट के सारे यहूदी? सीरिया में 1000 जूस थे, इराक में 1,35,000 यहूदी थे। आज चिराग लेकर भी इन देशों में यहूदी आपको नहीं मिलेगा। जो इस्लामिक देश दूसरे देशों में मुसलमानों की हालत पर सवाल उठाते हैं, वो खुद बताएं कि वो अपनी माइनॉरिटीज के साथ अपने देश में क्या क्या करते हैं। खुद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ही ले लो। आजादी के वक्त पाकिस्तान में 20.5% हिंदू पॉपुलेशन थी, जो आज 2.25% भी नहीं है। ये लोग जो दिन रात भारत को सेक्युलरिज्म का ज्ञान पेलते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप लोग ये बोलते हुए क्या किया आपने अपने मुल्क में दूसरे धर्म के लोगों के साथ? या तो माइनॉरिटी को भगा दिया, या कत्ल कर दिया, या उन्हें इतना टॉर्चर किया कि उन लोगों ने जिंदा रहने के लिए अपना धर्म ही बदल डाला। यूरोप से लेकर अमेरिका, भारत, आप जिस भी प्रोग्रेसिव सोसाइटी में रहते हो, वहां तो आपको चाहिए सेक्युलरिज्म, लेकिन जिन 57 देशों में मुस्लिम मेजॉरिटी है, उनमें एक भी सेक्युलर हो तो जरा बता दो। है? ऐसे कैसे चलेगा दोगलों? ये 21वीं सदी है। एक सेकंड में पूरी दुनिया की खबर इधर से उधर पहुंच जाती है, आधा मिनट में सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो जाता है, मगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुम अपना झूठ सालों साल चला लोगे। मैं फिर से दोहराता हूं और अंडरलाइन करता हूं कि गजा में या कहीं भी हो रही एक एक मौत किसी इंसान की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की मौत है। किसी की भी मौत जश्न का विषय नहीं होनी चाहिए, मगर कहते हैं ना कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो बाकी 4 उंगलियां खुद आपकी तरफ इशारा कर रही होती हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर से बोल रहा हूं कि जिन लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को उनके घर से बेघर करने का दुख हो रहा है, ये लोग कश्मीरी पंडितों पर कभी कुछ क्यों नहीं बोलते? अगर आज इजराइल फिलिस्तीनियों का असली घर है, तो ऋषि कश्यप की भूमि कश्मीर क्या कश्मीरी पंडितों का असल घर नहीं था क्या? क्या वो कश्मीरी पंडित उस कश्मीर के असली बाशिंदे नहीं थे क्या? मगर इतनी बेशर्मी तुम कहां से ले आते हो? भारत में रहकर तुम इंसानियत के नाम पर, फिलिस्तीनियों के नाम पर तो आंसू बहाते हो, मगर अपने ही देश के पंडितों का दर्द भूल जाते हो। कहां से लाते हो इतनी बेशर्मी? निशब्द हूं मैं और पूरा समाज, समझ में नहीं आ रहा कि और क्या बोलें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमको कमेंट करके बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आखिर में मैं उन तमाम दर्शकों को थैंक यू बोलना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने हमास इजराइल पर बने हमारे उन सारे वीडियोस को इतना पसंद किया। आपको बता दूं, इस सीरीज में अब तक हमने कुल 4-5 वीडियोस बनाए हैं, यूट्यूब और फेसबुक मिलाकर 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया, यानी 2 करोड़ से ज्यादा लोगों। उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूं ये वीडियोस और भी लोगों तक पहुंचे, इसलिए प्लीज आप इसे भी जरूर शेयर करिएगा। इतनी तो कितने न्यूज चैनल की महीने की व्यूअरशिप नहीं होती, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों की वजह से। तो अपना प्यार यूं ही हम पर बनाए रखें। जाते जाते आपके फायदे के लिए फिर से बता दूं, डेटा एनालिस्ट की जॉब असिस्टेंस बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कोडिंग इन्वेडर्स का, जल्दी से उस पर रजिस्टर करो, मेरा कूपन कोड यूज करो, डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही, जॉब की गारंटी भी है। जब जॉब मिले तो मुझे पार्टी पे जरूर बुलाना, और हाँ, एक डब्बा मिठाई जरूर भिजवाना। बाकी जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, फेसबुक पे देख रहे तो हमारे पेज को जरूर लाइक करना, और कॉमेंट करके बताना कि इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और एक बार नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।